ज्योति जो कि गांव की रहने वाली थी, पर इसकी शादी शहर में कमल नाम की एक बहुत अच्छी लड़के से हुई थी। कमल के घर वाले बहुत अच्छे थे। कमल भी बहुत अच्छा काम करता था, पर कमल की बहन शालू अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी भाभी गांव की थी। तो वहीं दूसरी ओर ज्योति की सास को भी उसकी बहू थोड़ी बहुत खटका करती थी, पर फिर भी ज्योति की सास अनु उसे अपना लेती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, तू फर्श पे बैठकर पोछा क्यों लगा रही है? घर में मोम रखा हुआ है, तू उससे पोछा लगा ले। वैसे ई मोम का होवत है माँ जी। ओ का है ना, हम गांव में मिट्टी से घर लिपत थे। अब यहाँ तो बहुत ही सुंदर फर्श है, इंसान कहीं पर आराम से बैठ सकता है, इसीलिए हम सोचे कि पूरा घर गीले कपड़े से पोंछते हैं। पता नहीं मेरा बेटा कौन सी गांव की गंवार को इस घर की बहू बनाकर ले आया मेरे लिए, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, जैसी भी है इसे ही झेलना पड़ेगा मुझे। इतना सोचकर अब अनु अपनी बहू को मोम से पोछा लगाने के लिए कहती है और धीरे धीरे शहर के तौर तरीके सिखाती है। समय के साथ ज्योति भी काफी कुछ सीख जाती है, पर बेचारी ज्योति हमेशा घर में ही रहती है, जिस वजह से उसे बाहर का कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन, माँ जी हम का पूछ रहे थे, जैसे सालू दीदी एक कपड़ा पहनती है ना, वैसे ही छोटा छोटा कपड़ा यहाँ पर सब लोग पहनते हैं का? पता है माँ जी, सालू दीदी से पहले हम हीरोइनों को ही सिर्फ छोटा कपड़ा में देखे थे, पर सालू दीदी को देखकर तो हमें लगता है जैसे कोई हीरोइन ही हमारे सामने खड़ी है। हाँ बहू, यहाँ सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ सारी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। ये गांव नहीं बल्कि शहर है, इसीलिए तो मैं तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि गांव की आदतों को छोड़कर शहर के रंग में रंग जा। ओ सब तो ठीक है माँ जी, पर हम क्या कह रहे थे, बताइए हम घर के बाहर लोगों को कैसे देखें और शहर के तौर तरीके में कैसे ढलें? हम तो कभी इस घर से बाहर गए ही नहीं। हमारा भी कितना मन करता है दीदी के साथ बाहर घूमने जाने का, मेकअप करवाने का, और बहुत जल्दी हमारी शादी को 6 महीना भी हो जाएगा माँ जी। ज्योति की ये बात सुनकर अब अनु सोच लेती है कि जब शालू घर आएगी तो वो ज्योति के साथ उसे बाहर भेजेगी, ताकि ज्योति भी घर से कुछ समय के लिए बाहर जाकर शहर के तौर तरीकों को सीख पाए। अब जैसे ही रात को शालू घर आती है, वैसे ही अनु शालू से बोलती है, शालू बेटा, तेरी भाभी को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए और इस 6 महीने में वो कभी भी बाहर नहीं गई, ना ही किसी से मिली है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कल तू अपनी भाभी को कहीं घुमा कर लिया। कल तेरी भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी है, इसीलिए तू थोड़ा सा उनका मेकअप भी करवा देना। माँ, मैं अपने गांव की गंवार भाभी को अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाने वाली। आप जानते हो ना, लास्ट टाइम जब मेरे दोस्त इनसे मिलने आए थे तो इनकी वजह से मेरा कितना मजाक बना था। कैसे हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और ये अपना खाना लेकर नीचे फर्श पर बैठ गई थी। माँ, आपने इस गांव की बहू को अपना लिया होगा, पर मैं इन्हें नहीं अपनाने वाली। शालू बेटा, गांव की हो या शहर की, ज्योति है तो हमारे घर की बहू ना। और अगर तू शहर में पली बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तू अपनी भाभी को इस तरह से बोलेगी। अगर कल तू अपनी भाभी को अपने साथ बाहर लेकर नहीं गई तो मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। अब ना चाहते हुए भी शालू अपनी भाभी को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाती है। ज्योति पहली बार शहर घूम रही थी, इसलिए शहर की रोड, मॉल, मार्केट ये सब देखकर उसकी आंखें फटी हुई रहती है। अब जैसे ही शालू अपनी भाभी के साथ मॉल में जाती है तो वहां का एक्सीलेटर देखकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बैठकर एक्सीलेटर को देखने लगती है। ये देखकर शालू को बहुत ही इंसल्ट फील होता है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको यहाँ बैठना नहीं है, सब आपको ही देख रहे हैं, मेरा मजाक मत बनाओ, चुपचाप से उठकर मेरे साथ चलो। अरे बाप रे, हम तो सिर्फ सुने थे कि शहर में अपने आप चलने वाली सीढ़ी है, पर आज हमने देख भी लिया। इसको देखकर कितना मजा आ रहा है, पर हमें बहुत डर लग रहा है। अगर हम गिर गए, हमें करंट लग गया तो? कुछ नहीं होगा भाभी, मैं हूँ आपके साथ। और वैसे भी और लोग भी तो जा रहे हैं ना सीढ़ी से, मेरा मतलब है एस्केलेटर से। अब चलो भी। शालू को काफी समझाने पर और जिद करने पर ज्योति वहां से उठ जाती है और शालू अपनी भाभी के साथ ऊपर जाती है। कुछ देर बाद शालू अपनी भाभी को लिफ्ट में लेकर जाती है। लिफ्ट देखकर ज्योति को बड़ी खुशी होती है और वो शालू से बोलती है, शहर में कितना सब कुछ है,
बस एक जगह खड़े हो जाओ और तुम्हें जहां पहुंचना है तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। हमें तो ये कमरा और अपने आप चलने वाली सीढ़ी दोनों बहुत अच्छी लगी। और यहाँ का दुकान कितना बड़ा बड़ा है। हमारे गांव में एक कमरे की छोटी सी दुकान होती है। भाभी, आप जिसे दुकान कह रही हो वो मॉल है, और जिस छोटे से कमरे में आप खड़ी हो ना, यह भी कमरा नहीं है, लिफ्ट है। ये भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इस तरह से जैसे तैसे शालू पूरा दिन अपनी भाभी के साथ बिताती है और घर जाकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शालू हमेशा उसे गांव के होने का ताना देती है। बहुत जल्द शालू के रिश्ते की बात चलती है, पर शालू वहां से नाराज होकर चली जाती है। शालू को मनाने के लिए ज्योति जब उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि शालू किसी से फोन पर बात कर रही है। पंकज, मुझे तो समझ नहीं आता, जब तुम्हारे घर वाले राजी हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो तुम अपने घर वालों के साथ मेरे भैया से बात करने के लिए घर क्यों नहीं आ जाते? तुम जानते हो ना कि मेरे भैया चाहते हैं कि मेरी शादी गांव में हो, और वो भी अपने लिए गांव की लड़की लेकर आए। मैं गांव में शादी नहीं कर सकती, और तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि मुझे अपने भैया से कितना डर लगता है। इस तरह से शालू गुस्से में फोन रखकर रोने लगती है। ये सारी बात सुनने के बाद ज्योति सारी बात अपने पति कमल को बताती है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए ये लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती। ये लड़की समझती क्यों नहीं है, हम इंडियंस की पहचान गांव से होती है, हमें गांव से दूर नहीं भागना चाहिए। कमल जी, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, पर एक बार अपनी बहन के बारे में भी तो सोचिए। वो कभी गांव में नहीं रही, और मुझे नहीं लगता कि शहर का बच्चा कभी गांव में रह सकता है। मैं गांव में रही हूँ, मुझे मालूम है कितनी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और कितने सारे काम होते हैं। सालू दीदी कभी भी गांव में नहीं रह पाएंगी, और वैसे भी हर्ज क्या है इस बात में कि अगर उनकी शादी उनके मनपसंद लड़के से करवाई जाए। आप ही तो कहते थे समय आगे बढ़ रहा है और इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, आना चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं काहे खुद बदल रहे? ज्योति के समझाने पर कमल ज्योति का रिश्ता पंकज से करवाने के लिए तैयार हो जाता है और बिना शालू को बताए पंकज और उसके घर वालों को घर बुलाता है। अब जैसे ही ज्योति पंकज और उसके घर वालों को देखती है, उसे बहुत खुशी होती है। जिसके बाद कमल शालू से कहता है, शालू, तुम हमेशा कहती थी ना कि गांव की बहू को इस शहर में क्यों लेकर आए। तुम हमेशा ज्योति को गांव की बहू और खुद को शहर की ननद कहा करती थी ना। देखो, आज तुम्हारे उसी गांव की भाभी ने तुम्हारी शादी गांव में होने से बचा ली। तुम्हारी शादी ज्योति की वजह से ही पंकज से हो रही है। अब तो तुम अपनी भाभी को गांव की बहू नहीं कहोगी ना? कभी भी नहीं भैया, आई एम सॉरी भाभी। इस तरह से शालू अपनी भाभी को गवार और गांव की बहू कहना छोड़ देती है। जिसके बाद गांव की बहू अपने शहर की नंद के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और बहुत जल्द इसी तरह से शालू की शादी पंकज से हो जाती है। एक छोटे से गांव के बाहर नदी किनारे लता अपनी बहू सुनीता के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। लता और सुनीता बहुत गरीब थी। वो दोनों उपले बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक रोज लता अपनी बहू सुनीता के साथ उपले लेने के लिए सुबह 6 बजे गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि आज किसी गाय ने गोबर नहीं किया। ये देखकर सुनीता अपनी सास लता से बोलती है, माँ जी, अब तो हमें गांव में उपले बनाने के लिए गोबर भी नहीं मिल रहे। पहले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाया करता था, पर ये क्या, अब पूरे गांव की गायों ने एक साथ गोबर करना ही बंद कर दिया। माँ जी, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बहू, तू बहुत भोली है। तूने अभी मेरे साथ उपले बेचने का काम शुरू किया है ना, इसीलिए तू नहीं जानती इन गांव वालों की चालाकी। ये गांव वाले गाय का गोबर देना नहीं चाहते, ना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपनी गाय के गोबर से खुद उपले बनाते हैं। माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों गरीब सास बहू अपना पेट कैसे पालेंगे? कल भी हमें गोबर नहीं मिला था, जिस वजह से हम उपले बनाकर नहीं बेच पाए, और आज भी हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, लेकिन तू अभी मेरे साथ घर चल। इस तरह से दोनों सास बहू खाली हाथ घर जाती है, जहां सुनीता खाना बनाने के लिए बैठती है और वो देखती है कि उसके घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। घर में अनाज ना पाकर सुनीता की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है
और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ना तो हमने 2 दिन से उपले बेचे हैं और ना ही हमारी कुछ कमाई हो सकी है। अब तो घर का अनाज भी खत्म हो गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। लगता है आज हम दोनों सास बहू को भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर अब लता भी चिंता में पड़ जाती है और इसी तरह से पूरा दिन वो दोनों सास बहू भूखी रहती हैं और रात में पानी पीकर सोने लगती हैं। पर भूख से लता को नींद नहीं आती और वो अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, ये दुनिया हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बहू, क्या हुआ कि आज अगर हमें इन गांव वालों ने अपनी मर्जी से गोबर नहीं दिया तो हम गोबर चोरी करेंगे और उन गोबर से हम उपले बनाकर दूसरे गांव में बेचेंगे, वो भी ज्यादा दामों पर। फिर देखना तू कि कैसे ये गांव वाले हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। जैसे आज हमारे घर का चूल्हा नहीं जल सका, वैसे ही इनके घर का भी चूल्हा नहीं जलेगा। ये फिर हमारे पास खुद आएंगे। पर माँ जी, गोबर की चोरी अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा बहू, तू डर मत। और रही बात गांव वालों की, तो कल से हम गांव में जाएंगे ही नहीं। गांव वालों को समझ में आ जाएगा कि हम अब गांव की सीमा पर हैं ही नहीं। इस तरह से सुनीता और लता सो जाती है और सुबह के 3 बजे उठकर गांव में जाती है, जहां वो सबके घरों के बाहर बंदी गाय का गोबर देखती है। इतना सारा गोबर देखकर सुनीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती थी। ये गांव वाले बड़े ही तेज हैं। ना जाने इतने गोबर का क्या करेंगे। अगर ये गांव वाले हम गरीब सास बहू को गोबर दे दें और इन गोबर के उपले बनाकर हम बेच लें, तो इसमें इन गांव वालों का क्या चला जाएगा। आराम से बोल बहू, अगर किसी ने सुन लिया या देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सारी बातें छोड़ और हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर। इस टोकरे में जितना भी गोबर है ये सारा गोबर भर ले। और हाँ, रोशनी होने से पहले हमें घर भी जाना है। सूरज निकलने के बाद गोबर से उपले भी बनाने हैं और दूसरे गांव में बेचना भी है। इस तरह से लता अपनी बहू के साथ मिलकर गोबर की चोरी कर लेती है। अब घर जाकर दोनों सास बहू और गोबर के उपले बनाती हैं और अगले दिन दूसरे गांव में जाकर सारे उपले बेच देती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव वाले जब सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि आज भी उनकी गाय ने गोबर नहीं दिया, तो उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बिंदिया, देखो आज भी हमारी गाय ने गोबर नहीं दिया। अरे क्या हरिया जी, आप भी बेकार ही गोबर का टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। जानवर ही तो हैं। एक दिन गोबर नहीं किया तो कौन सा आसमान टूट गया। वैसे भी सारा दिन तो हमारी गाय गोबर देती ही रहती है। क्या करेंगे हम इतने गोबर का। हाँ, कितना अच्छा खासा लता अम्मा अपनी बहू के साथ गोबर ले जाती थी, पर आप सभी गांव वालों ने मिलकर उनसे उनका काम ही छीन लिया। इस तरह से बिंदिया हरिया को सुनाकर घर में चली जाती है और अगले दिन भी लता अपनी बहू के साथ गांव आकर गोबर की चोरी कर लेती है। ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब सभी गांव वाले गोबर की चोरी से परेशान हो जाते हैं। भाइयों, अगर गांव में इसी तरह से गोबर की चोरी होती रही तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, न घर में साफ सफाई हो पाएगी। इसलिए अब हम सभी गांव वालों को मिलकर उस गोबर चोर को पकड़ना ही होगा। हरिया भैया, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम लता अम्मा और उसकी बहू का ही है। जब से हमने उन दोनों को गोबर देना बंद किया है, तब से ही हमारे गांव में गोबर की चोरी हो रही है। अगर ऐसा है बहन, तो आज रात को कोई नहीं सोएगा। हम सब रात भर जागकर गोबर चोर को पकड़ेंगे। अब क्या था, अब सभी गांव वाले रात भर नहीं सोते और चोर को पकड़ने की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजे लता अपनी बहू के साथ गांव में गोबर चोरी करने के लिए आती है, वैसे ही सभी गांव वाले लता को और उसकी बहू को पकड़ लेते हैं। क्यों भाइयों, मैंने कहा था ना कि लता अम्मा और उनकी बहू का ही काम है। क्यों लता अम्मा, हम गांव वालों ने आप दोनों सास बहू को गोबर देना क्या बंद किया? आप दोनों सास बहू गोबर की चोरी करने लगी। चोरी नहीं करते तो क्या करते बेटा? इन गोबर से हम दोनों सास बहू का पेट भर रहा था, और जब से तुम गांव वालों ने गोबर देने से इनकार कर दिया है, तब से हम भूखे सो रहे हैं। तुम गांव वालों को हम सास बहू पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। बेचारी दोनों विधवा अपना पेट अपना घर कैसे पाल रही थी, ये हम जानते हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर तुम लोग अपना गोबर हमें थोड़ा सा दे दोगे तो? अरे तुम्हारे एहसान से किसी गरीब का पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही तो भला होगा ना।
पर आप लोगों को तो हम दोनों सास बहू को परेशान करने में मजा आता है, इसीलिए आप लोगों ने गोबर देना बंद कर दिया। पर हम सास बहू क्या करते, हमें तो अपना पेट पालना ही था ना, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमने गोबर की चोरी शुरू कर दी। पर मैं आप लोगों से अब वादा करती हूँ, मैं और मेरी सासू माँ इस गांव की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नहीं सुनीता बहन, आप दोनों को ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए अब हम सभी गांव वाले एक बार फिर से आप दोनों सास बहू को मुफ्त में अपनी गाय का गोबर दिया करेंगे। पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? आप हर महीने अपने उपलों का दाम नहीं बढ़ाएंगे। उपलों का दाम केवल 6 माह में एक बार ही बढ़ेंगे। अगर आपने उपलों के दाम बढ़ाए तो आपके लिए इस गांव से बाहर जाने का रास्ता खुला है। आप बेफिक्र रहिए हरिया भैया। सुनीता और लता की बातें सुनकर सभी गांव वालों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और सभी गांव वाले गोबर चोर सास बहू से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी इच्छा से उन दोनों सास बहू को गोबर देते हैं और दोनों सास बहू गोबर के उपले बनाकर बड़े ही सस्ते दामों पर उन्हीं गांव वालों को उपले बेच देती हैं। इसी तरह से गांव वालों को उपले बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और दोनों सास बहू अपना पेट भी भर लेती हैं। गरीब चुड़ैल का दुख। आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ रहा करता था। मनोज की पत्नी रमा जब से गुजरी थी तब से मनोज की हालत खराब हो चुकी थी। मनोज कर्ज से पूरी तरह घिर चुका था, साथ ही अब उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह का निकला हुआ मनोज रात को थका हारा घर आता है और अपने कुत्ते के पास बैठकर उससे बोलता है, टॉमी, अब तो इन गली के कुत्तों से दोस्ती कर ले, क्योंकि अब तेरे मालिक की ये हालत नहीं रही कि वो तेरा पेट भर सके। आज भी रोज की तरह मैं घर से काम ढूंढने के लिए निकला था, पर मुझे काम ही नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा जब से रमा गई है तब से क्या हो गया है। गरीबी ने तो मुझे मानो जैसे जकड़ ही लिया है। इस गरीबी की वजह से मैंने अपनी बीवी को भी खो दिया। उसके इलाज के लिए लोगों से इतना कर्जा ले लिया, पर फिर भी मैं अपनी रमा को नहीं बचा सका और ना ही अब अपना कर्जा चुका पा रहा हूँ। इसलिए टॉमी, अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। इतना बोलकर मनोज रोता हुआ भूखा सोने के लिए चला जाता है, परंतु उसका कुत्ता वहाँ से दुकान पर जाता है और कुछ खाने का सामान चोरी कर कर घर आता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका मालिक मर चुका है, जिसके बाद कुत्ता खाने को अपने मालिक के पास रखकर उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगता है। तभी कुत्ते को उसकी मालकिन रमा दिखाई देती है। रमा की आत्मा को देख कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। टॉमी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? टॉमी, तू अनाथ हो गया। उन गुंडों ने तेरे मालिक को चंद पैसों के लिए मार दिया, क्योंकि मनोज जी उनके पैसे समय पर नहीं दे पाए। इसीलिए उन्होंने तेरे मालिक को इतना मारा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब तुझे और मुझे मिलकर मनोज जी के हत्यारों से इनकी मौत का बदला लेना है टॉमी, पर उससे पहले इनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। टॉमी, अब तुझे और मुझे मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रमा की बात सुनकर कुत्ता भागते हुए अपने पड़ोसी के पास जाता है। अब गांव के सभी लोग वहां आते हैं और मनोज के पार्थिव शरीर को देखकर एक दूसरे से बोलते हैं, पता नहीं बेचारे मनोज की खुशियों को किसका ग्रहण लगा कि एक ही महीने में दोनों पति पत्नी भगवान को प्यारे हो गए। बेचारा मनोज, इसकी लाश के आगे तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा सिवाय इस कुत्ते के। अब कौन इसके शरीर को अग्नि देगा? तुम सही बोल रहे हो भाई, अब हम गांव वालों को ही मिलकर कुछ करना चाहिए। गांव के सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो गुंडे वहां आ जाते हैं जिन्होंने मनोज की हत्या की थी। उनके हाथों में चाकू देखकर गांव वाले डर जाते हैं और गुंडे गांव वालों को धमकाते हुए बोलते हैं, देख रहे हो तुम सभी गांव वाले इस गरीब मनोज की हालत। अगर इसी तरह से इस गांव के किसी भी लोगों ने मेरे पैसे देने में जरा भी देरी की तो उसका भी यही हाल होगा जो मनोज का हुआ है। और एक बात सभी कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इस आदमी की लाश को चिता दी तो मैं उसकी लाश को चिता देने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? और जो मेरे पैसे खाएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। इतना बोलकर वो सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और सभी गांव वाले उन गुंडों की धमकी सुनकर डर जाते हैं।
भाइयों, हमने तो सोचा था मनोज भाई की लाश को हम गांव वाले मिलकर चिता दे दे, परंतु इन गुंडों का आतंक तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब लगता है मनोज भाई की लाश को ऐसे ही लावारिस छोड़ना पड़ेगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना भाई। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और रही कर्जे की बात, तो मैं तो कान ही पकड़ रही हूँ। मर जाऊंगी पर इन लोगों से कर्जा वर्जा नहीं लूंगी। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। वहीं खड़ी रमा की आत्मा सभी गांव वालों को रोक रही होती है और बोल रही होती है, ऐसा मत करो, मेरे पति की लाश को कोई तो अग्नि दे दो। मेरे पति की गलती ही क्या थी जो उनको इतनी बड़ी सजा मिली? बस ये कि उन्होंने मेरे इलाज के लिए उन गुंडों से पैसे मांगे। हे भगवान, तो क्या कर रहा है हम गरीब के साथ? अब मैं क्या करूं? मेरे पति की लाश को मुख्य अग्नि कौन देगा? बेचारी गरीब चुड़ैल अपने पति की लाश के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। सभी गांव वाले अपने घरों में जाकर आराम से सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वो बेचारा कुत्ता कहीं से जाकर कफन लेकर आता है और अपने मालिक को उड़ा देता है। ये देखकर चुड़ैल बोलती है, हे भगवान, जब मैं जिंदा थी तब भी मैं अपनी गरीबी की वजह से लाचार और मजबूर थी, और आज जब मैं मर चुकी हूँ और चुड़ैल बन चुकी हूँ तब भी मजबूर ही हूँ। माता रानी मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने पति की मौत का बदला ले सकूं और इनकी लाश को मुखाग्नि दे सकूं। चुड़ैल के इतना बोलते ही मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम बदल जाता है, जिसके बाद रमा की आत्मा को एक शक्ति मिलती है और वो अपने पति को छू पाती है। जिसके बाद रमा की आत्मा खुद अपने पति को अपने कंधों पर कब्रिस्तान ले जाने लगती है। सभी लोग बदलता मौसम देखकर अपनी खिड़कियों में झांकने लगते हैं और देखते हैं कि मनोज की लाश हवा में अपने आप उड़ रही है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। अब चुड़ैल अपने पति को मुखाग्नि देती है और अपने कुत्ते के साथ उन गुंडों के पास जाती है जहाँ वो गुंडे पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते ही चुड़ैल वहाँ के सभी बर्तनों को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु उनके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उन्हें किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही चुड़ैल का कुत्ता भी भौंकने लगता है। ये देखकर गुंडे उस कुत्ते से बोलते हैं, साले कुत्ते, चुप हो जा वरना तुझे भी तेरे मालिक के पास पहुंचा दूंगा। भाई, हम इस कुत्ते को तो चुप करा देंगे, पर यहाँ जो घटना हो रही है उसका क्या करें? मुझे लगता है यहाँ किसी का साया है। मुझे लगता है यहाँ कोई चुड़ैल है। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है, इसलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अब अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम इस दरवाजे को तोड़कर बाहर जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो गुंडे चुड़ैल से बोलते हैं, कौन हो तुम? हमारे सामने क्यों नहीं आती? देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो लो देखो मुझे। इतना बोलकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। वो गुंडे मनोज की पत्नी रमा को अपने सामने देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, तू तो मनोज की पत्नी है, रमा, जो मर चुकी थी। हाँ, मैं मनोज की पत्नी हूँ जो अपनी गरीबी की वजह से मर गई, और मेरे पति ने तुम लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो तुम्हें समय रहते पैसे नहीं दे सके, जिस वजह से तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला, और अब मैं उन्हीं की मौत का बदला लेने आई हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो रमा, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने नहीं किया। ये सब मेरे बड़े भाई का काम था। मैंने तो इसको समझाया था कि कुछ पैसों के लिए किसी की जान मत ले, पर इसने मेरी नहीं सुनी। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरे पति की जान ली है, साथ में उनकी लाश को लावारिस छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे कर लेती है और दोनों के गले को दबा देती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को जिंदा जला डालती है। अब चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। अब वो अपने कुत्ते से बोलती है, टॉमी, अब मेरे जाने का समय हो चुका है, तुझे अपना ख्याल खुद रखना होगा। देख, तेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और टॉमी अकेला इस दुनिया में गली के कुत्तों के साथ रहने लगता है।